तो बेटा हमारे सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में अगला पॉइंट, थ्योरी के अकॉर्डिंग लास्ट पॉइंट। मैंने कल एक बात बोली थी, जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता। ठीक है बेटा, तो उस पर बेस्ड और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जरा देखिए, स्क्रीन में देख लेना। पूरी आ रही है अभी तक? मेरे बेटा एक बोट है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और ये पानी में ऑब्वियस सी बात है फ्लोट कर रही है। इसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है एक कॉर्नर पर जिसका मास है 100 केजी और बोट का खुद का मास, ऑब्वियस सी बात है बेटा, बोट का खुद का मास उसके सेंटर पे होगा, वो है 50 केजी। क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि हमारी आदमी, देख बेटा 50 केजी की बोट, यदि हमारा आदमी अपनी लोकेशन बदल ले और एक किनारे से दूसरे किनारे पर आ जाए 100 किलो का आदमी, तो बोट अपनी जगह से कितना शिफ्ट होगी, बोट कितना खिसक जाएगी? पहली बात तो खिसकेगी क्यों, कितना खिसक जाएगी तो हम बाद में निकालेंगे, खिसकेगी क्यों? तो देखो बेटा सेंटर ऑफ मास, ये है बोट का मास, ये है पर्सन का मास, सेंटर ऑफ मास इनके बीच में कहीं पर होगा। कहां होगा वो तो मैं कैलकुलेट करूंगा। अब क्या हुआ, ये आदमी इधर से उधर पहुंच गया, अब ये है बोट का मास, ये है मैन का मास और सेंटर मास यहां कहीं होगा। लेकिन यार ये तो सेंटर मास ने लोकेशन बदल ली, जबकि इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। बोट के अंदर का आदमी एक जगह से दूसरी जगह गया है। जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा तो सेंटर मास को अपनी लोकेशन नहीं बदलनी चाहिए। तो क्या होगा मेरे बेटा, बोट अपनी जगह से हिलेगी, हर कदम के साथ हिलेगी। आदमी यहां से थोड़ा सा आगे जाएगा, बोट थोड़ा पीछे जाएगी, आदमी आगे जाएगा, बोट पीछे जाएगी, आदमी आगे जाएगा, बोट पीछे जाएगी, और जब आदमी दूसरे कॉर्नर पर पहुंचेगा तब तक बोट अपनी नई लोकेशन पे पहुंच जाएगी। आपने देखा भी होगा बोट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बोट पीछे को भागती है। बहुत से लोग उसे एक्शन रिएक्शन से जोड़ देते हैं कि हम नाव में आगे जाएंगे तो नाव पीछे जाएगी। बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है कि सेंटर ऑफ मास, हाँ कोई बाहर से तीसरा आदमी आके बोट पे लात मार दे तब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बदल सकती है क्योंकि वो एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया। लेकिन यदि बोट के अंदर बैठा आदमी बोट के अंदर चल रहा है तो वो फिर इंटरनल फोर्स का मैटर है और तब सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन नहीं बदलेगा। तो मेरे बेटा बोट कितना खिसकेगी वो बाद में बताऊंगा, पहले देखते हैं पुराना सेंटर ऑफ मास कहां था। अब उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा। तो मान लो बेटा ये कोऑर्डिनेट है x = 0, x = 5, x = 10 मीटर। भाई इसे ओरिजिन मान लिया। कौन सा कोऑर्डिनेट, ये x = 0, x = 5, x = 10 मीटर। मैंने ये कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए। 0 10 मीटर की बोट है तो उसका सारा वजन सेंटर पे यानी 5 मीटर पर होगा। तो ये अब पुराना सेंटर मास, दो ही मास मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो दो मास कौन से हैं? एक 50 किलो का मास m1 जिसका x कोऑर्डिनेट x1, 100 किलो का मास m2 और उसका कोऑर्डिनेट x2। तो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लिख भी नहीं रहा, 3 दिन से यही चल रहा है, m1 x1 + m2 x2 अपॉन m1 + m2। तो m1 50 किलो, x1 5 मास और उसका कोऑर्डिनेट, प्लस m2 x2 100 केजी का मास और 10 मीटर उसका कोऑर्डिनेट m2 x2 अपॉन m1 + m2। m1 + m2 यानी बेटा 50 केजी प्लस 100 केजी। तो सॉल्व करके आ गया 250 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 150। तो 1250 अपॉन 150, 0 मैंने काट दिया तो 5 3 = 15, 5 2 = 10, 25/3 मीटर, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं बस फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, बाद में माइनस कर लेंगे। नया सेंटर मास कहां है? जब ये आदमी उधर पहुंच गया तो सेंटर मास कहां आ जाना चाहिए? तो मेरे बेटा अब 100 किलो का आदमी 0 कोऑर्डिनेट पर है और 50 किलो की बोट 5 कोऑर्डिनेट पर है। तो मेरे बेटा m1 है 100 केजी, x कोऑर्डिनेट है 0, m2 है 50 केजी, x2 है 5 डिवाइडेड बाय m1 + m2।
तो ये हमारे पास 100 इंटू 0 तो खत्म ही हो गया, 250 अपॉन 150, 0 मैंने उड़ा दिया, तो ये आ गया 5/3 मीटर। तो यदि बोट को मैं पकड़ के रखता, बोट ना खिसकती, तो पहले सेंटर यहां था, अब सेंटर यहां आ जाता, लेकिन बोट है पानी में, फ्री टू मूव, तो बोट उतना खिसकेगी कि जो नया सेंटर आया है वो पुराने सेंटर ऑफ मास पर पहुंच जाए। पुराना सेंटर ऑफ मास यहां था, ये, तो नया सेंटर, बोट इतना पीछे जाएगी कि नया सेंटर ऑफ मास पुराने सेंटर ऑफ मास पे कोइंसाइड कर जाए। तो ऐसे सभी क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, अभी एक और कराऊंगा। पहले हम ये मान लेते हैं कि बोट को हम खिसकने नहीं दे रहे, तो पुराना सेंटर कहाँ था, यहाँ, नया सेंटर कहाँ है, यहाँ, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग नया सेंटर पुराने की जगह पर होगा, तो नया सेंटर पुराने सेंटर पे जाएगा तो कितना चल के जाएगा, तो नए सेंटर ऑफ मास और पुराने सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकाल लो, इतना शिफ्ट होगा। आई समझ में बात? तो शिफ्ट जो होगी वो होगी नया सेंटर ऑफ मास और पुराने सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। तो पुराना सेंटर ऑफ मास था 25/3 और नया सेंटर ऑफ मास है 5/3, तो माइनस करके आ गया 20/3, तो ये आ जाएगा 6.67 मीटर खिसकेगी बोट। किधर खिसकेगी, नया सेंटर पुराने पे जाएगा या पुराना नए पे जाएगा, तो जवाब है नया पुराने पे जाएगा, क्योंकि जब कोई फोर्स नहीं लगाया गया तो पुरानी जगह रहेगा सेंटर। तो यदि नया सेंटर पुराने पर जाएगा तो इसका मतलब बेटा यहां से यहां जाएगा, पुराना सेंटर ऑफ मास यहां था, तो राइट शिफ्ट होगी, तो बोट की शिफ्ट होगी टुवर्ड राइट साइड। तो ये मेरा था पहला एग्जांपल। बजाय इसी को दोबारा करवाने के एक इसके जैसा और करवाता हूं, वो वैसे तो एक्सी वर्मा का है, डिजिट बदल दी है मैंने, वर्मा जी शर्मा जी, यदि किसी को ब्लू सी बुक आती है, देखो मैं आपको बताऊं एक्सी वर्मा बेकार बुक नहीं है, बहुत शानदार बुक है, बस आज के ज़माने में थोड़ा सा इररिलेवेंट इसलिए हो गई कि अब सारे कंपटीशन में शॉर्ट आंसर टाइप आने लगे, एमसीक्यू। एक्सी वर्मा में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। अब यदि लॉन्ग आंसर टाइप की प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में आएगा शॉर्ट आंसर टाइप, तो टाइम की वेस्टेज है पढ़ाई करना, तो हमें उसी तरह के करने पड़ते हैं। लेकिन जब बात आती है कंसेप्ट सुधारने की, तो एक्सी वर्मा से बढ़िया कंसेप्ट नहीं सुधार सकता कोई। तो इसलिए मैं अपने एग्जाम्पल्स में उसके अच्छे क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर वाले हैं उनको लेता रहता हूँ कंसेप्ट बनाने के लिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरे बेटा देखिए ये बोट है, बोट का ही एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 मीटर लॉन्ग बोट, इसके अंदर है। अच्छा एक बात बताओ, यदि दो मास इधर और इधर है तो सेंटर उनके बीच में कहीं होगा बाहरी वाले की तरफ, लेकिन यदि दो मास एक ही जगह है तो सेंटर तो फिर उसी जगह होगा। यदि पहला मास भी वही दूसरा भी वही तो सेंटर भी वही, तो कई बार कैलकुलेशन बच जाती है, तो यहां पर मैं कैलकुलेशन बचा रहा हूं। दो पर्सन है, एक शर्मा जी और एक वर्मा जी। शर्मा जी 50 किलो के हैं, वर्मा जी 100 किलो के हैं, और हमारी बोट 50 किलो की है। बोट का वेट हमेशा बोट के सेंटर पे ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसे x = 0, x = 5 मीटर और x = 10 मीटर ले रहा हूं। क्वेश्चन यह है कि यदि किसी बात को करने के लिए वर्मा जी शर्मा जी बोट के सेंटर पे आके मिले, यानी बेटा वर्मा जी भी बोट के सेंटर पे पहुंच जाए और शर्मा जी भी बोट के सेंटर पर पहुंच जाए, मतलब हुआ क्या कि वर्मा जी और शर्मा जी और बोट सबका मास एक जगह, वर्मा जी 50 किलो के सेंटर पे आ गए, 100 किलो के शर्मा जी सेंटर पर आ गए, और 50 किलो बोट का जो खुद का मास था वो भी सेंटर पे है। तो नया सेंटर मास निकालने की जरूरत नहीं, जब सारे के सारे वही हैं तो सेंटर मास वही है। तो पहला वही पुराना तरीका, पुराना सेंटर कहाँ था, नया सेंटर कहाँ है, पुराना सेंटर कहाँ था, तो XCM पुराना सेंटर कहाँ था। एग्जाम्पल नंबर 2, मेरे बेटा पुराना सेंटर था 3 मास के सेंटर M1x1 + M2x2 + M3x3 अपॉन M1 + M2 + M3। M1 50 किलो, x1 0 प्लस M2x2। समझ में ना आए तो बीच में रोक देना, कोई टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं। पता चला पूरा न्यूमेरिकल करने के बाद आपको समझ में नहीं आया तो ज्यादा वेस्ट होगा टाइम। अभी तक सारा क्लियर चल रहा है सारा, बिल्कुल। तो वर्मा जी शर्मा जी, हाँ M1 x1, M1
x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो 50 इंटू 0 तो खत्म ही हो गया, 215 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 200 तो 1250 डिवाइडेड बाय 200 तो ये हो गया 525 और 5 4 जा 25/4 मीटर था। इसका पुराना सेंटर मास यहां था 25/4 मीटर पर। भारी वाले की तरफ होगा, ये तो पक्की सी बात है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। नया सेंटर मास क्या मैं कैलकुलेट करूं? करके देख लो, आएगा तो वहीं पे ही। देख बेटा, चल मैं लगा के ही बता देता हूं। वैसे मैं कहता हूं कि जो नया सेंटर मास है x-cm, xcm की बजाय x- नया, तो वो x = 5 मीटर पर ही आएगा। कारण x = 0 पर कोई मास नहीं, x = 10 मीटर पर कोई मास नहीं, सारा मास x = 5 पर है। तो यदि आप निकालना भी चाहो xcm डैश तो m1 x1 50 किलो x = 5 पर, m2 x2 100 किलो x = 5 पर, m3 x3 50 किलो x = 5 पर, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 200 हो गया। ऊपर 5 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 50 प्लस 100 प्लस 50 तो 200 हो गया ब्रैकेट में, और डिवाइडेड बाय 200 तो ये तो 5 आ गया। बेटा ये तो आना ही था, ये तो आना ही था। मुझे पता था जब तीनों की तीनों मास एक ही जगह पर हैं तो सेंटर उसी जगह पर है। तो अब मुझे पुराना सेंटर मास भी पता है, और यदि बोट को हिलने ना दें तो नया सेंटर मास कहाँ आएगा ये भी पता है। लेकिन मेरा रूल ये कहता है कि जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं, अंदर ही लोग चल रहे हैं, अंदर ही घूम रहे हैं। अच्छा, क्या ये ऐसा होगा कि पहले दोनों आ जाएंगे फिर बोट खिसकेगी? बेटा ये हर कदम के साथ होता है। इधर इन्होंने एक एक कदम बढ़ाया, बोट थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गई, फिर एक एक कदम बढ़ाया, बोट थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गई। तो ये पार्ट्स में होता है और अल्टीमेटली बोट नई जगह पहुंच जाती है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि शिफ्ट नहीं हुई। यदि शिफ्ट नहीं हुई तो नया सेंटर यहाँ है, पुराना सेंटर यहाँ है, तो नया सेंटर हमेशा पुराने सेंटर की तरफ भागेगा। तो कितना खिसकेगा? तो नए सेंटर और पुराने सेंटर का गैप निकाल लो। शिफ्ट तो फिर से राइट की तरफ होगी। नए कोऑर्डिनेट और पुराने कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, पुराना कोऑर्डिनेट था 25/4, नया कोऑर्डिनेट है 5। तो मेरे बेटा एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 और ऊपर आ जाएगा कितना आ गया 5 4 25/4, यानी कि बेटा 1.25 मीटर शिफ्ट होगी। और ये शिफ्ट किधर होगी, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? पहले बता, नया सेंटर पुराने की तरफ जाएगा या पुराना नए की तरफ? पुराना सेंटर यहां था भारी वाले के पास, नया सेंटर यहां है, तो नया सेंटर पुराने की तरफ जाएगा तो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट साइड में? हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग तो राइट साइड में। तो ये शिफ्ट होगी टुवर्ड राइट। बेटा अब मैं एक कैटेगरी के क्वेश्चन, अब इस तरह के जितने भी आ जाएं। अच्छा, बस वगैरह में ऐसा क्यों नहीं होता? कायदे में तो रूल के हिसाब से बस में भी यदि कोई आदमी चले तो बस को खिसकना चाहिए। नाव में जब आदमी चलता है तो नाव उल्टा भागती है जिससे सेंटर वहीं रहे। बस में भी होना चाहिए कि हम बस में आगे चलें तो बस उल्टा भागे। तो जवाब है बस होती है अर्थ पे जहां फ्रिक्शन हाई है, और फ्रिक्शन हाई होने के कारण वो बस को खिसकने नहीं देता। बोट वाले क्वेश्चन में बोट है वाटर में जिसका फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, और यदि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो वहां मूवमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है बेटा, बस में नहीं होंगे। रीजन ये है कि बेटा फ्रिक्शन का खेल है सारा। एक यहां तक समझने के बाद एक क्वेश्चन और लेता हूं, फिर एक नई कैटेगरी कराऊंगा। ये क्वेश्चन जो हमारा है 11th लेवल का, बस ये समझ लो सेंटर मास का हाईएस्ट लेवल है। यदि एग्जाम में सबसे टिपिकल क्वेश्चन आए तो जो आज मैं 2-3 करवाऊंगा अभी और उन्हीं में से ही आएंगे, बाकी सब आएंगे तो उनसे आसान आएंगे। मैं पहले भी कह रहा था ना, मेरा तरीका यह है, इतना टिपिकल कुछ नहीं होता, जो समझ में आ जाए सब आसान है। इस लेवल तक करवा दो कि स्कूल में जो भी सबसे टिपिकल हो, कंपटीशन में जो भी सबसे टिपिकल हो, वो भी आपके लिए आसान बन जाए। क्वेश्चन ये है, ये ट्रॉली फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखी है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया फ्रिक्शन नहीं है। ट्रॉली का खुद का वेट 100 kg है। यहां डोरी से एक बॉल लटक रही है 200 kg की, सेंटर से 4 मीटर अवे। क्वेश्चन दिमाग में बसा लो, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर
ट्रॉली है, ट्रॉली में डोरी से एक बॉल लटक रही है। अब हमने क्या किया, इस डोरी को तोड़ दिया जिससे बॉल फिसल के होल में से गिर गई। डोरी तोड़ दिया, बॉल लुढ़कती हुई सेंटर में से होल जो था उसमें से गिर गई। तो बताइए ट्रॉली कितना खिसकेगी? सोचने की लास्ट लिमिट है इसमें, मतलब मूवमेंट वाले क्वेश्चन में। मेरा तरीका आप अभी समझे नहीं। आप ये बताइए, मान लो ट्रॉली नहीं खिसकी, पहले तो मैं हमेशा ये एज्यूम कर लेता हूं कि ट्रॉली नहीं खिसकी। सेंटर में होल है, 100 किलो का ट्रॉली का मास तो उसके सेंटर पे ही होगा। बॉल होल में से गिर गई, तो गिरने से पहले बॉल का सारा वजन बॉल होल के ऊपर था, उसके बाद ही गिरी। दिमाग खोल के, ट्रॉली कब तक खिसकेगी? बॉल टूट के गिरी, फिसलने लगी। जैसे जैसे बॉल आगे खिसकी, ट्रॉली पीछे खिसकी, बॉल आगे खिसकी, ट्रॉली पीछे खिसकी, सेंटर मास को बनाए रखने के लिए। बॉल पहुंची होल पर, होल पर जाने के बाद बॉल गिर गई और ट्रॉली का खिसकना बंद हो गया। यानी ट्रॉली का खिसकना तभी तक जारी था जब तक बॉल का मूवमेंट चल रहा था। आखिरी टाइम जब बॉल होल के ऊपर आ जाएगी, फिर गिर जाएगी और उसके बाद ट्रॉली के मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो मैं उस सिचुएशन की पिक्चर बनाई है जब बॉल आखिरी समय में होल से निकल रही है। मैंने दो एक्सट्रीम पोजीशन बनाई। पहला, जब बॉल टूटी ही नहीं थी तब की फिगर, और दूसरा जब बॉल की डोरी तोड़ दी और होल के ऊपर आ गई तब की फिगर। तो ये बिल्कुल इनिशियल मोस्ट फिगर है जब डोरी वोरी तोड़ी नहीं थी, और ये फाइनल फिगर है जब बॉल होल में से गिरने जा रही है। तो इनिशियल सेंटर मास कहाँ था और फाइनल सेंटर मास कहाँ है? और जो बच्चे दिमाग लगा के समझते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं पहले पता लगाऊंगा पुराना सेंटर कहाँ था, फिर मैं पता लगाऊंगा नया सेंटर मास कहाँ है, और जब मुझे दोनों सेंटर मास मिल जाएंगे तो शिफ्ट कितना हुआ, नया सेंटर पुराने सेंटर पे जाएगा और नया सेंटर पुराने सेंटर पे जाएगा, तो मैं उसका माइनस करके पता लगा लूंगा कितना खिसकी। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक स्ट्रेटजी प्लान होनी चाहिए कि मैं करूंगा क्या। हिट एंड ट्राई नहीं कि पहले सॉल्व करना शुरू कर दिया, आधे के बाद ध्यान आया कि ऐसे तो हो नहीं रहा। जो ये फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का फोबिया होता है ना, वो किन बच्चों को होता है? ट्राई करते समय पहले शुरू कर देते हैं अंदाजे से, तुक्के से कि ये करके देख ले, फिर टाइम बर्बाद। तो बताइए, पहली पिक्चर में, ऊपर वाली पिक्चर में क्या दिख रहा है? बिल्कुल शुरू की स्थिति जब बॉल लटकी हुई है, तोड़ी बॉल, फिसल गई। क्या ट्रॉली बिल्कुल बॉल के गिरने के बाद खिसकेगी या थोड़ा थोड़ा हर समय खिसकेगी? जैसे जैसे बॉल आगे जाएगी ट्रॉली पीछे जाएगी, थोड़ा थोड़ा हर समय खिसकेगी। और एक समय ऐसा आएगा होल के ऊपर आ गई। इसे मान लेता हूं मैं, जहां बॉल है उसे मान लेते हैं x = 0, और ये 4 मीटर दूर है, तो ये हो गया x = 4। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि जहां बॉल थी वो x = 0 है, और ये जहां होल है वो x = 4 है। क्या हम अपने सेंटर कहीं भी ले सकते हैं, ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं? मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, ओरिजिन कहीं भी लो, लोकेशन एक ही आएगी। एक क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा, 2-3 तरीके से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारी मर्जी है कि हम ओरिजिन कहीं भी ले लें, लोकेशन एक ही आएगी, आंसर एक ही आएगा। तो मेरे बेटा यहाँ पर XCM पुराना सेंटर मास कहाँ था? आप जल्दी जल्दी बता दो। M1 X1 200 kg किस कोऑर्डिनेट पर था? x = 0, और 100 kg किस कोऑर्डिनेट पर था? x = 4, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 300, क्योंकि M1 + M2, तो ये बचेगा 400/300 यानी 4/3, 1.33 मीटर। अब नया सेंटर मास कहाँ आएगा? देख, निकालने की जरूरत तो है नहीं। जब 100 किलो का मास भी x = 4 पर, और 200 किलो की बॉल भी x = 4 पर, जब दोनों एक ही जगह है, निकाल के देख लेना, 4 ही आएगा। करूं? नहीं ना? तो ये नया सेंटर मास आ गया x = 4 मीटर। तो पुराना सेंटर कहाँ था? 1.33, भारी वाले के पास। यह है x = 0, यह है x = 4, तो 0 और 4 के बीच में 1.33 यहाँ कहीं रहा होगा। और नया सेंटर मास कहाँ आया? यहाँ कहीं। लेकिन नया सेंटर मास पुराने सेंटर की तरफ भागेगा, तो अब की बार बोलो राइट की तरफ जाएगा या लेफ्ट की तरफ जाएगा?
पुराना सेंटर कहाँ था 1.33 पर, नया सेंटर कहाँ आया 4 पर, लेकिन नया सेंटर पुराने की जगह पे जाएगा क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, तो नया सेंटर पुराने पे जाएगा। तो बताइए नया पुराने पे जाएगा तो ये वाला इधर की तरफ जाएगा, तो बोलो मूवमेंट टुवर्ड लेफ्ट है या मूवमेंट टुवर्ड राइट है? तो शिफ्ट है लेफ्ट की तरफ, तो टुवर्ड लेफ्ट कितना? तो जवाब है बिल्कुल शिफ्ट का आंसर। पुराना सेंटर था 1.33 पर, नया सेंटर है 4 पर, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो जो भी आंसर आएगा वो उतने मीटर की शिफ्ट होगी। ये हमारा तरीका था। क्लियर हो गया? अब आते हैं एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखने वाले क्वेश्चंस। स्क्वायर पे स्क्वायर, रेक्टेंगल पे स्क्वायर, सर्किल पे स्क्वायर। फिर एक कैटेगरी आती है कट करने वाली, कि प्लेट में से प्लेट काट के निकाल दी। दोनों तरह के करेंगे, लेकिन पहले में ये सिखाना पड़ेगा कि ओरिजिन कहीं भी ले लो, लोकेशन एक ही आएगी। तो एक क्वेश्चन दो तरीके से। मेरे बेटा यहां पर एग्जाम्पल, ये एक प्लेट है, इसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करूंगा। ये हमारी एक प्लेट है जिसकी लेंथ 10 मीटर, विड्थ 10 मीटर। अभी मैं प्लेट पर प्लेट रखने वाले कर रहा हूं। मैंने इसके ऊपर एक और प्लेट रख दी यहां पर, उसी मटेरियल की, उसी थिकनेस की। एक बड़ी प्लेट के ऊपर छोटी प्लेट रख दी। मुझसे कहा गया लोकेट सेंटर ऑफ मास। बताइए सेंटर मास कहां आएगा? तो मैं इसके लिए पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम्स लूंगा। एक बार, मैं दो बार क्यों करवा रहा हूं, एक बार यहां ओरिजिन लेके करूंगा, एक बार यहां करूंगा, फिर मैं तुम्हें कह दूंगा चाहे तुम यहां ओरिजिन ले लो, यहां ले लो, सब में एक ही आता है। अब 10 बार तो नहीं करवा सकता, एक करवा देता हूं। तो मैंने यहां ओरिजिन लिया, ये लिया एक्स एक्सिस, और ये आ गया वाई एक्सिस, और नीचे लिख लिया लेट 1 मीटर स्क्वायर एरिया हैज मास m। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास है m। अब जो मैं पूछूं बड़े तसल्ली से, दिमाग से सोच के बताना, जल्दी मुझे है ही नहीं। पहले सिर्फ बड़ी प्लेट को देखो, ग्रीन वाली प्लेट, लेंथ 10, विड्थ 10, एरिया 100 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का मास है m, तो 100 मीटर स्क्वायर का मास 100 m। तो अभी मैं लाल वाली प्लेट देख ही नहीं रहा, बड़ी वाली प्लेट का मास है 100 m, जो उसके सेंटर पर होगा। तो ये जो 100 m है वो सेंटर पर यहां रखा हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी बता दो भाई। ये था 10 मीटर, तो आधा 5 और ये 5, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 5 कोई डाउट? अब छोटी लाल वाली प्लेट को देखो, इसका साइज 10 मीटर का आधा है और ये भी 10 मीटर का आधा है, 5/5, तो एरिया कितना हो गया 25। अब क्योंकि एक ही जैसी मटेरियल, एक ही जैसी थिकनेस पे बने हुए हैं, तो इसलिए 1 मीटर स्क्वायर का मास है m, तो 25 मीटर स्क्वायर का मास होगा 25 m। तो इस प्लेट का सारा मास इसके सेंटर पर होगा और वो मास होगा 25 m। अब दिमाग लगा के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, यानी यहां से यहां तक की दूरी x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। देख बेटा, ये है 5, उससे 2.5 मीटर और आगे, भाई 5 का आधे पे सेंटर है, तो 2.5, तो x कोऑर्डिनेट यहां से गिना जाएगा, यहां से, तो कितना हुआ 5 और 2.5 7.5, और ऊंचाई 5 और कितना हो गया, तो x कोऑर्डिनेट भी 7.5 और y कोऑर्डिनेट भी 7.5। अब m1 x1 y1, m2 x2 y2 सब आ गए। अब सेंटर मास निकाल रहा हूं। पहले x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास m1 100 m, उसका x कोऑर्डिनेट 5, m2 25 m और 7.5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 100 m प्लस 25 m। कोई बच्चा फटाक से कैलकुलेट करके बताओ, तो निकाल लो कैलकुलेटर, क्योंकि टाइम उसमें नहीं लगाऊंगा। ये तो हो गया बेटा 500 प्लस 25 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 125। जल्दी से चाहिए आंसर। कौन कर रहा है? अरे
और सही बताना। पहले 25 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर लो। बिल्कुल लिख दूं मैं 5.5 पक्का। तो ये आ गया भाई, मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा, आप लोग सारे कह रहे हो तो 5.5 आ गया। अब YCM भी इतना ही आएगा भाई, पहला मास है 100 m और y कोऑर्डिनेट हो गया 5 y1 m1 y1 प्लस दूसरा मास है 25 m और उसका y कोऑर्डिनेट भी 7.5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 100 m प्लस 25 m। तो m से m कट के वही तो बन गया बिल्कुल सेम, तो ये भी आ गया 5.5 मीटर। तो सो सेंटर ऑफ मास इज कोऑर्डिनेट के रूप में लिखा जाता है, x कोऑर्डिनेट भी 5.5 मीटर और y कोऑर्डिनेट भी 5.5। लेकिन अब देखो बेटा, लोकेट करना है मुझे, पिन ड्रॉप साइलेंस। x कोऑर्डिनेट यहां तक है 5, कलर बदल लूं, यहां तक है 5.5 यहां कहीं होगा, अब कोई मैंने स्केल तो बना नहीं रखा। y कोऑर्डिनेट 5.5 यहां कहीं आएगा, x कोऑर्डिनेट 5 से थोड़ा आगे और y कोऑर्डिनेट 5 से थोड़ा आगे, यानी सेंटर ऑफ मास यहां आ गया भाई। यहां तक तो है 5, तो 0.5 बस इतना आगे, और यहां तक है 5 तो 0.5 इतना आगे, यानी यहां से 0.5 अवे और यहां से 0.5 अवे, ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। जब वो कहते हैं लोकेट तो प्लॉट करके दिखाना है। अब यही क्वेश्चन क्या मैं और अलग तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम लूं तो क्या मेरे लोकेशन बदल जाएगी? तो जवाब है साइंस कहती है नहीं, नहीं बदलेगी। अब ये मेरे अगले इसी एग्जाम्पल के दूसरे प्रूफ में होगा। अब थोड़ा स्पीड में बढ़ा देंगे। 10 मीटर बाई 10 मीटर की एक स्क्वायर प्लेट, जिसके ऊपर एक दूसरे कलर की प्लेट मैंने रख दी, सेम थिकनेस, सेम वो डाटा डिजिट सब वही। अब की बार मैं ओरिजिन जो लेता हूं वो मैं यहां ले लेता हूं ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी कि जो पूरी प्लेट थी 10 बाई 10 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया की, उसका मास था 100 m, वो मास इसके सेंटर पे था, यानी कि अब की बार 100 m 0 0 पे रखा हुआ है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 100 m कहां रखा हुआ है? 0 0 पर। अब आते हैं इसका मास 25 m, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? देख, अब ये ओरिजिन है तो x कोऑर्डिनेट 2.5, y कोऑर्डिनेट भी 2.5, तो 2.5 कॉमा 2.5, एनी डाउट? हाँ जी, पक्की बात, समझ में आ गया? अब बेटा जरा निकालिए XCM दोबारा से। M1 X1 100 m इंटू 0 प्लस M2 X2 25 m इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। M1 है 100 m, M2 है 25 m। ठीक बेटा, m कॉमन आके कट गया, बचेगा 25 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 125, तो ये हो जाएगा 62.5 डिवाइडेड बाई 125। जरा देखो, ये 0.5 है, 62.5 का डबल है 125। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 100 m, 0 कोऑर्डिनेट पर, y कोऑर्डिनेट 0, 25 m और 25 m, इसका कोऑर्डिनेट 2.5, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी बेटा 100 m प्लस 25 m है, तो ये सॉल्व करके 0.5 आएगा। बच्चे कहेंगे सर आंसर बदल गया, पहले 5.5 था, अब की बार हमारा जो आंसर आया है वो आया है 0.5। देखने में अलग लग रहा है, अभी प्लॉट करके देख, वही बनेगा। कैसे? चलो मैं यहां पर प्लॉट करता हूं। मुझे बताइए x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0.5 यहां कहीं होगा और 0.5 यहां कहीं, यानी जो मेरा सेंटर ऑफ मास आया है
वो यहाँ से 0.5 हो गए और यहाँ से 0.5 ऊपर आया है। पिछले क्वेश्चन में यदि मैं डिस्टेंस यहाँ से नापता तो यहाँ से 5.5 था, लेकिन इस जगह से तो 0.5 ही था। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट यहाँ से नापो तो तुम्हारा 5.5 था, यहाँ से नापो तो 0.5 था, तो लोकेशन उसी जगह बनेगी जिस जगह बनानी थी। तो इसीलिए वो ये नहीं कहते कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि कैलकुलेशन में तो हर बच्चे का आंसर अलग है। ये वाला कहेगा 5.5, दूसरा कहेगा 0.5, और तीसरा बच्चा कोई और बाहर आ गया, यहाँ ओरिजिन लेके बैठ गया, गलत तब भी नहीं होने का, उसका आंसर कुछ और आएगा। तो कभी भी जब क्वेश्चन आएगा वो ये नहीं कहेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो कहेंगे प्लॉट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कैलकुलेट करके प्लॉट करोगे, प्लॉट हर बच्चा एक ही जगह करेगा। कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। जब सुनो, एक मास के ऊपर दूसरा मास रख देते हैं, चाहे शेप कोई भी हो, जैसे ये एक प्लेट है, इसके ऊपर एक और प्लेट रख दे, चाहे रेक्टेंगुलर प्लेट है उसके ऊपर एक और प्लेट रख दे, तो मेरे बेटा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन m1 क्या आता है, एक प्लेट का मास, x1 उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट, दूसरा m2 दूसरा मास और दूसरा उसका कोऑर्डिनेट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक प्लेट में से एक प्लेट काट के निकाल दी, एक सर्कुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म प्लेट है, इस प्लेट में से छोटी प्लेट काट के निकाल दी। यदि काट के निकाल दी तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला वही रहता है m1x1 माइनस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 माइनस m2। मतलब कहने का क्या हुआ कि यदि किसी को जोड़ा गया, एक के ऊपर एक रखा गया तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, और काट के निकाला गया उसे कहते हैं निगेटिव मास। हटा देना यानी निगेटिव कर देना, तो उसमें माइनस का साइन आता है। क्या आता है साइन? माइनस। अब कई बार जो इस कैटेगरी का सबसे टफ क्वेश्चन आएगा, अब तुम सोचो यदि तुम्हारे से कहते हैं 2 किलो का मास 0.5 पे रखा है, 5 किलो का मास 0.7 पर रखा है और 3 किलो का मास 5.2 पर रखा है, सेंटर मास बताओ, तुम्हें तो हलवा लगेगा। m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2m3। फिर तो ऐसा लगेगा जैसे खाने के बाद हार्मोला। तो हम इस लेवल पर जाना चाह रहे हैं कि बिल्कुल अब सारे तुम्हें आसान लगे। अब बेटा एक कैटेगरी ऐसी भी होती है जो अब तक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन आया हुआ है 11th के एग्जाम में, सेंट मैरी में आया था, जिसमें उन्होंने एक हिस्से को काट के दूसरी जगह रख दिया था। उसमें एक मास माइनस भी हुआ था, एक प्लस भी हुआ था। तो ये कैटेगरी के 1-2 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा प्लेट पे प्लेट वाले, लेकिन वो कराऊंगा कल। आज इतने को तैयार करिए, रिवाइज करिए, और साथ ही कल मैं आपको टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम वगैरह के कंसेप्ट शुरू करवा दूंगा, और साथ में होगा कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल। क्लास मिस नहीं करनी, और यदि बाई चांस करो तो वीडियो ले लेना।